हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। तो हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था भैया, कौन सा स्टार्ट किया था? मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ इनहेरिटेंस या मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हमने एक्सपेरिमेंट्स तक के देख चुके हैं। तो क्या आज के क्लास में हम देखने वाले हैं? आज हम क्या देखेंगे? आज कुछ नहीं, आज अपन देखेंगे पैकेजिंग। क्या देखेंगे भैया? पैकेजिंग। किसकी पैकेजिंग? डीएनए की। किसकी पैकेजिंग? डीएनए की। डीएनए की पैकेजिंग देखने वाले हैं कि इतना बड़ा डीएनए इतनी सी सेल के अंदर कैसे फिट हो जाता है। मतलब उसको एक रेगुलर पैटर्न, एक सिस्टमैटिक पैटर्न में हमको उसको अरेंज करना पड़ेगा, तब ना जाके वो इतने से सेल में अरेंज होगा। तो ऐसे क्या क्या किस किस तरीके से उसमें फोल्डिंग्स होती है जिसके वजह से वो थोड़ी सी जगह पे जाके फिट हो जाता है, वो आज हमको देखनी है। तो बेसिकली जो होता है ना, अब आपको तो ये पता है कि नहीं? बताने की कोई जरूरत है नहीं। क्यों? क्या कि दो टाइप के सेल होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। सो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल में, इन दोनों में हम डीएनए पैकेजिंग देखेंगे। प्रोकैरियोट्स में अलग होता है, यूकैरियोट्स में अलग होता है, क्योंकि आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल बहुत डिफरेंट है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक एकदम प्रिमिटिव टाइप का है, उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो जहां पर हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोट्स में रहता है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड्स कहते है। और यूकैरियोट्स में प्रॉपर तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और उसके अंदर डीएनए होता है। तो ऐसा क्या और किस तरीके से हमारी डीएनए पैकेजिंग होती है उसके बारे में आज अपन देखेंगे। आज अपन देखेंगे। क्लियर है यहां तक के? अगर मैं बात करूं एक मैमल्स की, ठीक है, मैमल्स जिसमें हम आते हैं, तो मैमल्स के पास पता है बेटा कितना लंबा डीएनए होता है? 2.2 मीटर का डीएनए होता है। कितना डीएनए होता है? 2.2 मीटर का डीएनए होता है। सोचो 2.2 मीटर, ये मैं अपनी दोनों हाथें भी फैला लूं ना, इसके बाद भी इससे भी लंबा होता है इन द सेंस। ओके, सो 2.2 मीटर का क्या होता है भैया? डीएनए होता है। लेकिन हमारा सेल तो छटाक भर का होता है, इत्तू सा जो हमको दिखता भी नहीं है। तो ये ऐसे कैसे इसके अंदर फिट आ जाता है, ये हमको आज देखना है। तो क्लास के आखिरी तक आपको बने रहना पड़ेगा। नाउ जब मैमल्स की बात होती है, तो जो मैमल्स है ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। कैसा है ये? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। लेकिन अपन पहले किसके बारे में देखेंगे? अपन देखेंगे प्रोकैरियोट्स के बारे में। किसके बारे में देखेंगे पहले? यस, प्रोकैरियोट्स के बारे में देखेंगे। तो जो प्रोकैरियोट्स है यानी कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो ज्यादातर बैक्टीरिया है वो क्या होते हैं भैया? प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो चलो, बैक्टीरिया, तो इनमें प्रॉपर तरीके से न्यूक्लियस नहीं होता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो जहां पर ये जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है उसको अपन न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो इनमें क्या होता है ना कि इसमें अगर मैं बोलूं कि जो डीएनए है उसकी लेंथ कितनी है भैया? जो डीएनए है ना, जो डीएनए की लेंथ है वो यहां पर है 1100 माइक्रोम्स। क्या है? 1100 माइक्रोम्स। और जो सेल का साइज है, सेल का जो साइज है, यस, क्या ही कचरा लिख रहा हूं मैं, है क्या नहीं? सो जो सेल का साइज है वो कितना है? 223 माइक्रोम्स। मतलब अब हमको कुछ ना कुछ फंडा ऐसा अपनाना पड़ेगा जिसके वजह से इतनों से सेल में इतना बड़ा डीएनए क्या हो जाए? फिट हो जाए। तो अपने को ऐसा क्या क्या करना पड़ेगा? तो चलिए अपन चलते हैं आगे की तरफ। ओके, सो हमको क्या करना है? 1100 माइक्रोम्स का डीएनए 2 to 3 माइक्रोम्स के सेल में फिट करना है। ठीक है, तो चलो फिट करते हैं, धीरे धीरे करके फिट करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा अपने को? अगर मैं बोल रहा हूं कि सिंपल ये डीएनए है, ये क्या है? डीएनए। मैं अभी तो ऐसे सिंगल ही बना रहा हूं, ठीक है? ये डीएनए है, ये कितना है? इसकी लेंथ कितनी है? 1100 माइक्रोम्स। क्या है? 1100 माइक्रोम्स। तो अब इसको क्या कर देंगे अपन? सबसे पहले इसके जो दो एंड है, जो दो एंड है उसको आपस में कनेक्ट कर देंगे। हम नहीं करते हैं, ये सारी प्रोसेस नेचर में ऑटोमेटिक होती है, सेल के अंदर होती है। हमसे ज्यादा समझदार है वो डीएनए है, वो सेल है, वहां पर पड़े एंजाइम्स है, वो फैक्टर्स है, हमसे ज्यादा समझदार है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? सबसे पहले अपने आप को सर्कुलर मैनर में अरेंज कर लेते हैं। ऐसा एक सर्कल बना लेते हैं। जैसे ही ये सर्कल बनाते हैं ना, तो इसका साइज क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। कितना हो गया? 350 माइक्रोम्स। देखो मैं जो बता रहा हूं आप कंसेप्ट ध्यान में रखो और अपने मन से अपने सेंटेंस लिखते रहना कि भाई ये 1100 माइक्रोम्स का क्या है? ये
लेंथ का डीएनए है, देन ये सर्कुलर मैनर में अरेंज हो गया तो उसका साइज रिड्यूस हो गया, उसका साइज क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब देखो क्या होता है कि कुछ प्रोटीन्स आते हैं यहां पर, कुछ प्रोटीन्स आते हैं जो कि यहां पर इसको अटैच हो जाएंगे, इस तरीके से अटैच हो जाएंगे और आगे की तरफ लेकर के जाएंगे, क्या लेके जाएंगे, आगे की तरफ लेकर के जाएंगे। तो ये इसको ऐसे आगे की तरफ लेकर के जाएंगे तो नेक्स्ट कंडीशन में बेटा क्या हो जाता है, देखो इस तरीके से यहां पर क्या बन जाते हैं, ऐसे लूप्स बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, लूप्स बन जाते हैं। यस, ये ऐसा हो गया। तो क्या किया, ये प्रोटीन ने इसको थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया इस तरीके से, यस इस तरीके से कुछ, तो जिसके वजह से अब इसका साइज क्या हो गया, और कम हो गया, इसका साइज और कम हो गया। यहां पर 350 था तो अब कितना हो गया, 30 माइक्रोम्स हो गया, कितना हो गया, 30 माइक्रोम्स हो गया। अब देखो हम इसको जबरदस्ती ऐसे करके हैं तो ये वापस से अपनी जगह पे जा सकता है, वापस से अपनी जगह पे जा सकता है, जिसके लिए अपन एक ये यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, आरएनए का, जो कि इसको क्या कर देगा भैया, कनेक्ट कर देगा आपस में, सबको क्या कर देगा, कनेक्ट कर देगा, जिसको अपन क्या कहते हैं, आरएनए कनेक्टर, क्या कहते हैं, आरएनए कनेक्टर। तो आरएनए कनेक्टर के थ्रू ये सारे आपस में क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे, जिसके वजह से ये वापस से अपना शेप सर्कल वाला नहीं ले पाएगा, अपने वो पोजीशन पे नहीं जा पाएगा। तो हमने क्या किया, सिंपल जो हमारा डीएनए था उसको सर्कल किया, कुछ प्रोटीन्स आए, उसके वजह से क्या बन गए यहां पर बना भैया लूप्स, क्या बन गए, यहां पर लूप्स बन गए, जिसके वजह से इसको अपन क्या बोलते हैं, लूप्स, इसको डोमेन भी बोल सकते हैं। कितने, 40 to 50 लूप्स फॉर्म हो जाएंगे, कितने, 40 to 50 लूप्स फॉर्म हो जाएंगे। अब ये 40 to 50 लूप्स फॉर्म होने के बाद इसकी, और ये जो है ना, क्या नाम है भैया इसका, लूप्स जो बोल रहे हैं, इसकी अपन कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग करेंगे। क्या करेंगे, कॉइलिंग, यस कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग करेंगे, सुपर कॉइलिंग, जो कि हमारे गायरेज और टोपो आइसोमरेज जैसे एंजाइम की हेल्प से हम करते हैं। तो नेक्स्ट कंडीशन में हमको क्या दिखेगा भैया, ये कैसा दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यस, ये देखो, ये इस तरीके से कॉइलिंग हो रही है, ये देखो इस तरीके से इसकी क्या होते जाती है, पूरी कॉइलिंग होते जाती है इसके पूरे लूप्स की। मतलब ये जो लूप्स जो बने हैं ना, उसके अंदर ही अंदर कुछ इस तरीके से कॉइलिंग होते जाती है, जिसकी वजह से ये आम और छोटा होते जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा क्या होते जाता है, कॉइल होते जाता है, कॉइल होते जाता है और कॉइल होते जाता है, और अल्टीमेटली लास्ट में जितना हमको चाहिए था 2 to 3 माइक्रोम्स का जो हमको डीएनए चाहिए था उतने ही सेल में फिट करने के लिए, तो कुछ इस तरीके से अपन करके उसको क्या कर लेते हैं, फिट कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो हमने क्या किया, देखो भैया ध्यान से थोड़ा देखना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं अपने को, कि क्या बोला मैंने। यस, इसको थोड़ा सा आपको प्रॉपर इसमें ला ले साइज में, ताकि आपको स्क्रीन में प्रॉपर दिखाई दे रहा है ना आपको। हाँ, तो चलो देखो क्या कर रहे थे अपन, प्रोकैरियोट्स में पैकेजिंग कर रहे थे। हमने बोला 1100 माइक्रोम्स का डीएनए फिट करना है 2 to 3 माइक्रोम्स मात्र, तो कुछ ना कुछ हमको ऐसी स्टेप करनी पड़ेगी। तो इतने बड़े डीएनए को इतने से में फिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको उसको कॉइलिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, कॉइलिंग करनी पड़ेगी, हमको उसको सुपर कॉइलिंग करनी पड़ेगी। तो पहले तो उसको हमने डीएनए लाया, जो कॉइल किया है ना उसको वापस से कॉइल करना, इट्स मीन सुपर कॉइलिंग। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, कॉइलिंग कर रहे हैं, सुपर कॉइलिंग कर रहे हैं। डीएनए को दो एंड को हमने जोड़ दिया तो सर्कुलर आ गया, फिर वहां पे कुछ प्रोटीन्स आए जिसके मदद से उसको क्या कर दिया, वहां पे लूप्स फॉर्म हो गए। क्या हो गए, लूप्स फॉर्म हो गए। लूप्स जो फॉर्म हुए तो लूप्स में क्या हुई भैया, कॉइलिंग हुई, लूप्स में और कॉइलिंग हुई, फिर जो कॉइलिंग हुआ था उसमें और सुपर कॉइलिंग हुआ, तब जाके हमारा जो डीएनए है कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगा। मतलब हमको जो चाहिए था, हमारा सेल का साइज कितना था, 2 to 3 माइक्रोम्स, और हमने इसको इस तरीके से फोल्ड कर करके, कॉइल कर करके क्या कर दिया, 2 to 3 माइक्रोम्स में हमने उसको ला लिया। मतलब अब हमारा ये जो भैया है डीएनए का, ये रेडी हो गया है फिट होने के लिए, किसके अंदर, सेल के अंदर। है तो पहले से ही सेल के अंदर, लेकिन ये जैसे जैसे फॉर्म होते जाता है वैसे वैसे उसका अरेंजमेंट होते जाता है। क्लियर है यहां तक के, समझा सभी को। तो जस्ट इसकी थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे, फास्टली थ्योरी देखेंगे अपन, धीरे धीरे नहीं जाएंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल वाला पार्ट भी देखो क्या बोल रहा है कि प्रोकैरियोट्स में भैया क्या होता है, 2 से 3 माइक्रोम्स का डीएनए होता है, नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, स्मॉल सर्कुलर हाईली फोल्डेड नेकेड रिंग डीएनए होता है, 1100 माइक्रोम्स का जो डीएनए होता है, जिसमें क्या होते हैं
कितने, देखो क्या बता रहा है यहां पर, 4.6 मिलियन बेस पेयर। बीपी बोले तो नॉट ब्लड प्रेशर, यस, लास्ट जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, उस पे तो बीपी का मतलब मैंने ब्लड प्रेशर बताया, लेकिन यहां पर क्या है, बेस पेयर। बेस पेयर क्या होता है, ये देखो, ये इस तरीके से जो डीएनए है ना अपना, ATGCC AT, इस तरीके से ये सामने में भी ऐसा देखने को मिलता है अपने को। यस, ये क्या बात है, TACGG, अरे यहां कुछ नहीं है, ये चलो, तो ये एक पेयर हुई, ये एक पेयर हुई, ये एक पेयर हुई, ये एक पेयर हुई। इस तरीके से ये एक बेस पेयर, दो दूसरी बेस पेयर, तीसरी पेयर, चौथी, पांचवी, छठवीं, इस तरीके से इसको क्या कहते हैं, पेयर। तो जैसे ये एक है ना, ऐसा 4.6 मिलियन बेस पेयर प्रेजेंट होती है, इसका कहना है। तो 1100 माइक्रोम्स लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड को अपने को किस में फिट करना है भैया, विच हैज हार्डली 2 to 3 माइक्रोम्स लॉन्ग सेल में, जिसके वजह से हमको सेल का साइज क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो रिड्यूस करने के लिए देखो यहां पर क्या बताया, सबसे पहले जो नेगेटिवली चार्ज हमारा डीएनए, देखो जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि वहां पे फास्फोरस प्रेजेंट होता है, जो कि क्या है भैया, एक एसिड है, नेगेटिव चार्ज। सो DNA has become circular and reduce a size up to 350 माइक्रोमीटर्स। सो क्या किया है उसने कि भैया जो डीएनए था हमारा लॉन्ग था, उसको सर्कुलर कर दिया, तो 350 माइक्रोमीटर्स का हो गया। नाउ 30 माइक्रोमीटर्स का कैसे आएगा, उसको अपन और फोल्डिंग करेंगे और लूप फॉर्म होंगे वहां पर, रिड्यूस डायमीटर अप टू 30 माइक्रोमीटर, एंड जिसमें 40 से 50 लूप्स फॉर्म होते हैं, जिसको अपन ने डोमेन भी बोला था। और इसको कौन असिस्ट करता है भैया, आरएनए कनेक्टर। कौन, आरएनए कनेक्टर, ताकि वो अपने जगह पे वापस ना जा पाए। यस, फिर क्या होता है, उसका कॉइलिंग होता है, सुपर कॉइलिंग होता है, जिसके वजह से उसका साइज रिड्यूस हो जाता है 2 माइक्रोम्स तक के। नाउ द कॉइलिंग असिस्टेड बाय कौन, हिस्टोन लाइक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। और जो सुपर कॉइलिंग असिस्टेड बाय, यानी कि कौन कर रहा है ये सुपर कॉइलिंग, एंजाइम है, डीएनए गायरेज और डीएनए टोपोआइसोमरेज 1, ये लोग मिलकर के क्या कर रहे हैं, इसको कॉइलिंग कर रहे हैं। क्लियर है, तो ये डायग्राम में देख लो, ये आपको आनी चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो हमने सर्कुलर मैनर में लिया, फिर डोमेन फॉर्म किया, कॉइलिंग किया, सुपर कॉइलिंग किया, इस तरीके से हमारा जो है क्या हुआ है भैया, आरएनए को, मतलब डीएनए को हमने पैकेज किया है। किसका डीएनए पैक किया है, हमने पैक किया है प्रोकैरियोट्स का। किसका, प्रोकैरियोट्स का। क्लियर है, अब देखो, अब अपन चलते हैं आगे की तरफ, जो कि क्या देखने वाले थे हम, क्या देखने वाले थे प्रोकैरियोट्स के बाद, यस, यू। अच्छा, ये यू कुछ अलग ही दिख रहा है क्या, यू के पहले क्या ही बन गया है, यस, यू कैरियोट्स में अपन देखेंगे डीएनए की पैकेजिंग। ठीक है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए किसके अंदर भैया, यूकैरियोट्स के अंदर। यूकैरियोट्स में हम आते हैं, ऑब्वियसली हम आएंगे क्योंकि हम मैमल्स के अंदर आते हैं। तो हम जब यहां पर लिखते हैं कि भैया मैमल्स का डीएनए कितना बड़ा होता है, तो हमने आपको पहले ही बताया है कि जो मैमल्स है उसका जो डीएनए होता है 2.2 मीटर का होता है। कितना बड़ा होता है, 2.2 मीटर का होता है। लेकिन अब जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो जगह है वो कितना है, 10⁻⁻6 मीटर। कितना, 10⁻⁻6 मीटर। ये तो मेरे को नहीं पता कितना होता है, आप हिसाब लगा लो, लेकिन इससे काफी छोटा होता है ये। तो इतने बड़े डीएनए को इसके अंदर फिट किया जाए तो कैसे किया जाए, देखो मैं आपको बता देता हूं। प्रोकैरियोट्स इजी था, कुछ नहीं, लंबे को गोल किया और उसको डोम्स, हमने क्या बनाए, लूप्स बनाए, डोमेन्स बनाए, उसको और कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग की, हो गया। लेकिन जब आती है यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट जो है कॉम्प्लेक्स सेल है, तो वहां पे उसमें हमको जो देखने को मिलेगा ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, खतरनाक होगा थोड़ा सा पैकेजिंग। बट आप सही जगह आए हो, मेरे से पढ़ रहे हो तो बिल्कुल समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है भैया आपको, कि ये जो न्यूक्लियस है 10⁻⁻6 मीटर है, डीएनए कितना है, 2.2 मीटर है। तो चलो हम इसको पैक करना शुरू करते हैं कि मैं कैसे पैकेजिंग करूंगा। ठीक है, सो डीएनए को अब हमको पैकेज करना है। देखो डीएनए कुछ नहीं है, एक थ्रेड है। क्या है, थ्रेड है, धागा है। अब देखो क्या होता है, किसी धागे को हमको बाइंड करना है तो उसके लिए हमको कुछ ना कुछ एक चीज लगती है, जैसे कि ये है। तो मेरे पास, मैं इसको क्या करूंगा भैया, इसे बाइंड करूंगा। तो ये क्या हो गया, कुछ ना कुछ मटेरियल लगेगा मेरे को, कुछ ना कुछ मटेरियल लगेगा, जिसके सराउंडिंग में मैं उसको क्या करूंगा, पैक करूंगा। क्या करूंगा, पैक करूंगा। यस, अब बात आती है यहां पर हिस्टोन प्रोटीन की। किसकी आती है, हिस्टोन प्रोटीन की। अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ना भैया, ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, क्या बोल रहा है, मैं बोल रहा कि ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, ये इसको हम ऑक्टामर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्टामर।
क्यों ऑक्टामर कहते हैं? ऑक्टा मतलब 8, ऑक्टा मतलब 8। तो ये छोटे छोटे 8 सब यूनिट से बना है। किससे बना है? छोटे छोटे सब 8 सब यूनिट से बना है। दैट्स वाई हम इसको क्या कहते हैं? ऑक्टामर। अच्छा, कौन कौन से है ये ऑक्टामर के यूनिट? तो सिंपल देखो क्या है, 1 2 3 4, इसके पीछे होगा एक और, इसके पीछे एक और, इसके पीछे एक और, इसके पीछे एक और, इस तरीके से होगा। तो क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर? H2A, H2B, H3, H4। तो देखो ये H2A है ना, इसके पीछे भी एक होगा जो कि खुद H2A होगा। मतलब H2A कितने हैं? 2 है। 2 H2B है, 2 क्या है? H3 है, और 2 क्या है भैया? H4 है। तो H2A 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, यानी कि 4 इंटू 2 कितने हो गए? 8। तो ऐसे 8 क्या हो गए? हमारे छोटे छोटे सब यूनिट्स हो गए। तब जाके हम इसको क्या कह रहे हैं? ऑक्टामर। ये जो 4 मॉलिक्यूल्स है ना, ये कितने हैं? डबल में प्रेजेंट है, डबल के अमाउंट में प्रेजेंट है। तब जाके ये 4 कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। 4 इधर दिख रहा है, 4 सेम पीछे के साइड में प्रेजेंट है इसमें। इसको पूरे को अपन क्या कहते हैं? हिस्टोन प्रोटीन और न्यूक्लियोसोम। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम कब कहेंगे? जब इसमें डीएनए रैप होगा। धीरे धीरे सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो हमारा ये वो मटेरियल मिल गया जिसके सराउंडिंग में डीएनए क्या होगा? रैप होगा। तो किसके सराउंडिंग में डीएनए रैप होगा भैया? किसके? कौन है ये? हमारा हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन को क्या बोला मैंने? ऑक्टामर। 8 सब यूनिट होते हैं। अब देखो ये जो हमारा प्रोटीन बा है ना, अब आपको पता है कि प्रोटीन किससे बना होता है? प्रोटीन बना होता है अमाइनो एसिड से। किससे? अमाइनो एसिड से। इसी चैप्टर में अपन पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में, तब जाके आपको और क्लियर होगा कि किस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। तो बेसिक नॉलेज तो है आपको कि भैया जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड से बना है। तो ये जो प्रोटीन है ना, इसमें 2 अमाइनो एसिड भर भर के पाए जाते हैं, जो कि एक लाइसिन और एक है आर्जिनिन। एक है आर्जिनिन। भैया ये जो लाइसिन और आर्जिनिन है ना, ये दोनों अमाइनो एसिड पॉजिटिवली चार्ज है। कैसे है? पॉजिटिवली चार्ज। और यही 2 अमाइनो एसिड इन हिस्टोन प्रोटीन में भर भर के देखने को मिलता है, जिसके वजह से हिस्टोन, यस, हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। कैसा हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, ये कैसा हो जाता है भैया? पॉजिटिवली चार्ज। तो हमारा हिस्टोन प्रोटीन कैसा हो गया? पॉजिटिवली चार्ज। और आपको पता है कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि वहां फॉस्फेट प्रेजेंट है, नेगेटिवली चार्ज। तो एक पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या हो जाते हैं? अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या? हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज। तो ये देखो, अब मैं ऐसे 8 यूनिट तो बनाऊंगा नहीं, इसलिए मैं सिंगल एक यूनिट बना रहा हूं जो कि हमारा हिस्टोन प्रोटीन के जैसे है। तो क्या होता है ना कि डीएनए इसके सराउंडिंग में इस तरीके से रैप होता है। यस, किस तरीके से रैप होता है? इस तरीके से। ये इस तरीके से क्या होता है? रैप होता है। तो ये हमारा क्या हो गया भैया? हिस्टोन प्रोटीन हो गया, और ये डीएनए मॉलिक्यूल हो गया। क्या हो गया? ये डीएनए का मॉलिक्यूल हो गया। मतलब ये जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन है, ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज। और ये कैसा है? नेगेटिवली चार्ज। तो आपस में इजीली क्या हो जा रहे हैं? अट्रैक्ट हो जा रहे हैं और बाइंड हो जा रहे हैं। तो ये जो हमारा डीएनए है, ये हिस्टोन प्रोटीन के कितना बाइंड होता है भैया? कितना टर्न मारता है? जैसे कि ये हो गया एक चीज, यस, ये हो गया एक चीज। मैं धागा देख रहा हूं, 2 मिनट आपको बताता हूं। यस, या आ गया, मिल गया। यस, ये देखो, ये क्या हो गया? हमारा हिस्टोन प्रोटीन, और ये हो गया हमारा डीएनए। तो इस तरीके से ये क्या होता है? इसके सराउंडिंग में रैप होता है इस तरीके से। तो ये हिस्टोन प्रोटीन के कितना सराउंड होगा, मतलब कितने टर्न मारेगा यहां पर? तो वो है 1/3/4 टर्न। कितना? 1/3/4, यानी कि 1 टन पूरा। यस, मैं दिखाता हूं आपको, टेंशन ना लो। ये हो गया, ये 1 टन पूरा मारेगा, और दूसरा टन आधे से ज्यादा, और इसको लीव कर जाएगा और निकल जाएगा। 1 टन पूरा, दूसरा टर्न आधा ही होगा, और फिर ये क्या हो जाएगा? वहां से निकल जाएगा। अच्छा, निकल के कहां जाएगा भैया? निकल के जाएगा दूसरे न्यूक्लियोसोम में। कहां जाएगा? निकल के दूसरे न्यूक्लियोसोम में। देखो मैं यहां पर बना करके दिखाता हूं। तो यहां पर वो 1 टन पूरा और दूसरा टन आधा लेने के बाद यहां पे एक और हिस्टोन प्रोटीन होगा, जिसके सराउंडिंग में फिर ये डीएनए आएगा, इस तरीके से रैप होगा और निकल जाएगा। तो ये इस तरीके से फॉर्म होते जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे अपन? समझ रहे हो? देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है? हिस्टोन प्रोटीन में हमारा डीएनए रैप होते जा रहा है। तो ये हमारा डीएनए हो गया।
और क्या हो गया उसमें, हिस्टोन प्रोटीन। तो दोनों को साथ में, इस स्टेज को क्या कहते हैं अपन, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। अब देखो इसको हमने क्या कहा, न्यूक्लियोसोम कहा ना बेटा। तो ये जो न्यूक्लियोसोम हमने जिसको कहा है, इसमें क्या होता है, देखो इसमें डीएनए की कितनी बेस पेयर है टोटल, एक न्यूक्लियोसोम में टोटल जो न्यूक्लियोसोम की बेस पेयर होती है कितनी होती है, 200 बेस पेयर। कितनी है, 200 बेस पेयर। जिसमें हिस्टोन प्रोटीन में कितनी है, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन में होती है 146 बेस पेयर। कितनी होती है, 146 बेस पेयर। मतलब जो हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड है ना रैप की हुई, वो कितनी है, 146 बेस पेयर। तो भाई बची हुई कितनी, कितनी बची, कितनी बची, यस 54। कितनी बची, 54 बेस पेयर, जिसको अपन कहते हैं लिंकर डीएनए। क्या कहते हैं, लिंकर डीएनए। क्या है ये लिंकर डीएनए, ये देखो, ये इसके सराउंडिंग में जितना रैप है वो ये वाला है, कितना 146। और लिंकर डीएनए, लिंकर डीएनए बोले तो ये वाला डीएनए जो यहां से लीव करके जा रहा है और जब दूसरे तक के अटैच नहीं हो रहा है, ये एक से दूसरे को क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड लिंकर डीएनए। ठीक है, तो टोटल कितना, 200 बेस पेयर, जिसमें से 146 किसके अराउंड में रैप है भैया, वो है हिस्टोन प्रोटीन के, और बचा 54 बेस पेयर जो है वो क्या कहलाता है, लिंकर डीएनए कहलाता है। क्लियर है। तो थोड़ा सा अभी तक के हमने क्या देखा, हमने देखा हिस्टोन प्रोटीन जो कि ऑक्टामर है, 8 सब यूनिट से बने हैं, H2A, H2B, H3, H4। ठीक है, ये देखा हमने। सो ये देखो, ये हो गया हमारा, कौन हो गया, न्यूक्लियोसोम हो गया, सॉरी हिस्टोन प्रोटीन हो गया। इसमें मैंने क्या बोला था, देखो इस तरीके से डीएनए आता है, ऐसा रैप होता है ये। तो जहां से डीएनए आ रहा है और जहां से डीएनए जा रहा है, जहां से डीएनए आ रहा है, जहां से डीएनए जा रहा है, वहां पर क्या होता है कि जैसे ये इस तरीके से आया, इस तरीके से निकल जाएगा कहीं पे। यहां पर एक और प्रोटीन यहां पे अटैच होता है, एक और प्रोटीन क्या होता है यहां पर अटैच होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, H1। क्या कहते हैं, H1 प्रोटीन। क्या कहते हैं भैया, H1 प्रोटीन। ये कौन सा प्रोटीन है, H1 प्रोटीन। अच्छा, ये H1 प्रोटीन क्या कर रहा है, जैसे कि चलो फिर से अपन एग्जांपल लेते हैं, ये हिस्टोन प्रोटीन हो गया, ये डीएनए हो गया। तो ये एक टर्न मारा पूरा और एक आधा टर्न मारा और निकल गया। फिर मैंने क्या कर दिया, यहां से फिर इसको पैक कर दिया, यहां से इसको पैक कर दिया, जिसके वजह से अब देखो ये फिक्स हो गया है। यह डीएनए का यहां पर अमाउंट कम ज्यादा नहीं होगा, ना हिस्टोन प्रोटीन वहां से रिलीज होगा, ना डीएनए। तो इसको क्या कर दिया मैंने, एकदम फिक्स कर दिया, यानी कि यहां से फिर क्या कर दिया, कुछ ना कुछ अटैच कर दिया। तो यही फिक्स करने का काम कौन करता है भैया, वो करता है हमारा H1 प्रोटीन। मतलब यहां से डीएनए अंदर गया, रैप होके बाहर निकला, वहां पे कौन फिक्स होता है, वहां पर कौन फिक्स होता है, वहां पर होता है H1 प्रोटीन। H2A अंदर है, H2A, H2B और H3, H4 तो बाकी अंदर प्रोटीन पड़े हुए हैं, यानी कि जिसने क्या बनाया, पूरा हिस्टोन प्रोटीन बनाया, जो कि हमारे ऑक्टामर के सब यूनिट्स है। क्लियर है यहां तक के सभी को। तो अब देखो, अब तक के क्या हो चुका है कि ये एक हो गया हमारा हिस्टोन, ये हो गया। अब मतलब कंडीशन किस तरीके से दिखाई देगी, आप ये देखो, ये क्लियर, यस, ये डीएनए रैप होगा। मैं कुछ इस तरीके से बना रहा हूं, ये इस तरीके से ये क्या हो रहा है, हिस्टोन प्रोटीन में डीएनए रैप, हिस्टोन प्रोटीन में डीएनए रैप, हिस्टोन प्रोटीन में डीएनए रैप, हिस्टोन प्रोटीन में डीएनए रैप। तो इसको क्या बोलते हैं कि भैया, ये जब ऐसा दिखाई देता है ना, इसको क्या बोलते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। क्या कहते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। क्या होता है कि ऐसे मोतियों की माला दिखाई देती है, कि भैया ऐसे मोती और बीच में धागा, मोती धागा, मोती धागा, इस तरीके से दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग वाली कंडीशंस बोलते हैं। अब देखो, ये जो न्यूक्लियोसोम, उसको तो हमने न्यूक्लियोसोम बोला ना, ऐसे 6 न्यूक्लियोसोम ऐसे अरेंज हो जाएंगे, 3, 4, 5, 6, ऐसे 6 न्यूक्लियोसोम ऐसे सर्कल मैनर में अरेंज हो जाएंगे, और इसके सराउंडिंग में डीएनए रैप होगा। ये मेरे से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, ये चलता है। आप समझो थोड़ा सा कि इस तरीके से डीएनए क्या हो रहा है, रैप हो रहा है। ठीक है, ये 6 ऐसे अरेंज होगा। अब इसके ऊपर और होंगे, इसके ऊपर क्या होंगे भैया, और न्यूक्लियोसोम होंगे। तो इस तरीके से रैप होते जाएगा, 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 और ऐसे बाहर की तरफ निकलते आते जाएगा, निकलते आते जाएगा। समझ रहे हो तुम, मतलब कुछ इस तरीके से कंडीशन बनते जाएगी। ये एक पूरा ऐसा एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे ये पेन दिख रहा है ना, तो बिल्कुल ये यहां से ऐसे 6
ऐसे सर्कुलर मैनर में 6 हो रहे हैं और वो क्या हो रहा है भैया, आपस में अरेंज हो रहे हैं, फिर उसके पीछे उसके पीछे उसके पीछे उसके पीछे उसके पीछे उसके पीछे उसके पीछे, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको अपन कहते हैं सोलेनॉइड। क्या कहते हैं? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के बारे में आप फिजिक्स में भी काफी अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यस, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं अपन? सोलेनॉइड स्ट्रक्चर। जो कि टेलीफोन की वायर, आप लोगों ने अगर टेलीफोन की वायर देखे होगी तो एकदम स्प्रिंग जैसी कैसी दिखाई देती है, तो उसको वाली कंडीशन को अपन टेलीफोन वायर जैसी भी दिखती है बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेलीफोन वायर की तरह भी दिखती है। ये और कंडेंस्ड होता है, और कंडेंस्ड होता है और क्रोमैटिन बनता है। क्या बनता है? और कंडेंस्ड हो करके, और कंडेंस्ड हो करके क्या बनता है? क्रोमैटिन बनता है। मतलब ये देखो, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से सोलिनॉइड ऐसा स्ट्रक्चर बनते जाता है हमारा, ऐसा 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 ऐसा। ये समझ रहे हो आप लोग? ये पूरा इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है और एक पूरा क्रोमैटिड बन जाता है। क्या बन जाता है? क्रोमैटिड बनता है। और इसका फर्दर कंडेंसेशन और मेटाफेज 2 के टाइम पे होता है, डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे, और इसका बचा कुचा क्या हो जाता है भैया? कंडेंसेशन होते जाता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? धीरे 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 डीएनए को फिक्स करते चले जाते हैं। तो क्या हुआ? हमारा जो डीएनए था सिंपल कुछ इस तरीके से उसकी लेंथ थी, तो ये किस तरीके से अब फिक्स होगा? ये हो गया यहां पर। तो क्या होता है ना कि ये जो डीएनए है इसका सेम एग्जैक्ट अपने को, अब इसके आगे की कंडीशन में क्या देखने को मिलता है हमको कि ये जो डीएनए है ना, यहां पर अब कौन आ जाते हैं? हिस्टोन प्रोटीन आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? हिस्टोन प्रोटीन आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? हिस्टोन प्रोटीन आ जाते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन के वजह से ये इसके सराउंडिंग में क्या हो जाता है? रैप हो जाता है। क्या हो जाता है? इस तरीके से रैप हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन आते हैं आपस में। यस मेट, इस तरीके से ये मैंने बताया आपको कि आपस में 6 ऐसे अरेंज हो जाते हैं और ये इसके सराउंडिंग में रैप होते चले जाता है, रैप होते चले जाता है इस तरीके से, इस तरीके से। और ये पूरा रैप होते होते सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बनाएगा। धीरे 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 साइज क्या होते जा रहा है? रिड्यूस होते जा रहा है भैया। साइज क्या होते जा रहा है? रिड्यूस होते जा रहा है। और कब तक के ऐसा होते जाएगा? जब तक के वो उसका पूरा कंडेंस्ड ना हो जाए, बचा कुचा और कंडेंसेशन हमारे सेल डिवीजन के टाइम पे, मेटाफेज के टाइम पे हो जाता है। क्लियर है यहां तक के? तो इस तरीके से हमने पैकेजिंग देखा। चलो इसकी थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं भैया कि क्या दिखाया है। शॉर्टकट में देखेंगे अपन थ्योरी, क्योंकि वीडियो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि लंबा होते जा रहा है। ठीक है, तो क्या बताया है यहां पर कि अपने को करना है क्या? पैकेजिंग करनी है। किसकी पैकेजिंग करनी है? प्रोकैरियोट्स में पैकेजिंग करनी है। तो सॉरी, यूकैरियोट्स में। तो ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है प्रॉपर तरीके से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, थ्रेड लाइक मटेरियल फॉर्म अ क्रोमोसोम। नाउ अकोमोडेट लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल, जो कि कितना होता है भैया? 2.2 मीटर का होता है। और कितना हमारा न्यूक्लियस होता है? 10⁻⁻⁶ मीटर का न्यूक्लियस होता है। तो हमको उसको कंडेंस्ड करना है, कॉइल करना है और सुपर कॉइल करना है। तो कुछ साइंटिस्टों द्वारा बताया गया हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो कि रैप होते हैं। हिस्टोन क्या है भैया? ये एक सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज है। कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज। मैंने बताया था आपको पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन है। क्यों? क्योंकि यहां पर लाइसिन और आर्जिनिन प्रेजेंट होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है। Yes, nucleosomes consist of nucleosomes core two molecules of each of 4 type। देखो हर एक के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, H2A, H2B, H3 और H4, जो कि भाई जिससे हमारा पूरा हिस्टोन प्रोटीन बनता है इस तरीके से। यस, समझ रहे हो? H2A, H2B, क्लियर है? सो द हिस्टोन ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स, जिसके वजह से 8 मॉलिक्यूल आपस में अरेंज होकर क्या बनता है? ऑक्टामर बनता है, जिसमें टोटल 200 बेस पेयर्स होते हैं, जिसमें से 146 रैप्ड होते हैं किसके अराउंड भैया? हिस्टोन के अराउंड। ऑक्टामर बाय कितना होता है? 1/3। 1/3 का मतलब क्या है कि 1 टन पूरा और दूसरा टन कितना होता है? 1 से कम, यानी कि आधे से ज्यादा। मतलब 1 टन पूरा होगा और दूसरा आधे से ज्यादा होगा। या सॉरी, मैंने तभी 3/4 लिखा था। कैसा है ना कि मैं बायो पढ़ाता हूं तो मेरे को मैथ्स का उतना ये समझता नहीं है कि भैया क्या चल रहा है करके, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 1/3 बोलते हैं। सो एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम्स आर लिंक्ड विथ लिंकर डीएनए। भाई जो दूसरा न्यूक्लियोसोम है वो इस न्यूक्लियोसोम से किसके थ्रू लिंक्ड रहेगा? यस, लिंकर डीएनए के थ्रू। लेंथ ऑफ द लिंकर डीएनए कितना बताया मैंने? 54 बेस पेयर। H1 प्रोटीन बाइंड होता है। यस, वो H1 प्रोटीन जो साइड में दिखाया गया है, वेयर इट एंटर एंड लीव्स द न्यूक्लियोसोम, जहां से डीएनए न्यूक्लियोसोम मतलब एंटर करता है और जहां से निकलता है वहां पर H1 प्रोटीन प्रेजेंट होता है। नाउ जब हम इस स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसको बताया बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ये देखो, ये हमारा ऑक्टामर ऑक्टामर ऑक्टामर, तो कुछ इस तरीके से दिखता है, जो कि कैसा दिखाई देता भैया, बीड्स ऑन स्ट्रिंग वाली कंडीशन। अब ये जो 6 न्यूक्लियोसोम है आपस में अरेंज हो जाते हैं, 6 न्यूक्लियोसोम गेट कॉइल्ड एंड देन फॉर्म सोलेनॉइड। कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, सोलेनॉइड, जो कि एक टेलीफोन वायर की तरह दिखाई देता है। और धीरे धीरे जो पैकेजिंग होते जा रहा है और जो हमारा डीएनए उसका साइज कम होते जा रहा है, 30 नैनोमीटर आ गया, यानी कि 300 एंगस्ट्रॉम। नाउ द सोलेनॉइड स्ट्रक्चर इज फर्दर सुपर कॉइल्ड, tend to form a looped structure called chromatin fiber। फिर chromatin fiber जैसा स्ट्रक्चर दिखने लगेगा, क्रोमेटिड जैसा। ना दो क्रोमेटिड फाइबर फिर वो कॉइल होगा, कंडेंस्ड होगा, कब, मेटाफेज वाली स्टेज में। और क्या बनाएगा भैया, क्रोमोजोम बनाएगा। क्या बनाएगा, क्रोमोजोम बनाएगा। बोलता है कि पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल, भैया वो वहां पर क्रोमोजोम बनाते टाइम और उसको क्या करना है, कंडेंस करना है, कंडेंस करना है। तो और हमको प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन दैट आर कॉल्ड नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, यानी कि NHC। तो उस टाइम पे हमको और प्रोटीन की जरूरत पड़ती है ताकि हम इसको और अच्छे से कंडेंस्ड कर पाए। वो प्रोटीन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। यस, अब एक छोटा सा टॉपिक जो है ये भी ले ही लेते हैं भैया, यूक्रोमेटिन हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है। जस्ट 5 मिनट लगेगा। देखो, दो चीज है, एक है यूक्रोमेटिन, क्या है, यूक्रोमेटिन, और एक वर्ड है हेटेरो क्रोमेटिन। अब यूक्रोमेटिन हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है, जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारा डीएनए कंडेंस्ड हो रहा है, समझ लो कुछ इस तरीके से हमारा डीएनए क्या हो गया है, कंडेंस्ड हो रहा है, या जो भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ जो रीजन है जहां पर डीएनए काफी ऐसे गुच्छे में पड़ा है, ठीक है, काफी कंडेंस्ड, और कुछ थोड़ा सा ओपन है, कुछ क्या है, थोड़ा सा ओपन है। तो यहां पर क्या होता है कि जो काफी कंडेंस्ड वाला रीजन है ना, इसको अपन बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। क्या बोलते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन। क्या बोलते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन। और जो लूज वाला रीजन है जहां पर डीएनए थोड़ा सा ओपन टाइप का है, उसको बोलते हैं अपन यूक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन। अब ऐसा क्या है कि देखो, अब इसका ट्रांसक्रिप्शन होना है। ट्रांसक्रिप्शन तो समझता है आपको, जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो जो हमेशा ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो ओपन वाले एरिया का होगा ना, ऐसे कंडेंस्ड एरिया में हो पाएगा क्या, नहीं। तो ये जो यूक्रोमेटिन वाला पार्ट है, इसको अपन बोलते हैं कि ये ट्रांसक्रिप्शनली या फिर जेनेटिकली एक्टिव रीजन है भैया। जेनेटिकली एक्टिव रीजन है, मतलब ये रीजन जो है एक्टिव है, और ये वाला रीजन काफी कंडेंस्ड हो गया है, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से यूज नहीं हो पाता। दैट्स व्हाई ये जेनेटिकली या ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। कैसा भैया, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव वाला रीजन है। अब देखो, मैं इस पे कोई डाई डालता हूं, कोई कलर डालता हूं, कोई स्टेन डालता हूं, तो जहां पर ये लोग ज्यादा स्टेन को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे एज कंपेयर टू दिस। और जब हम इसको देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो ये काफी डार्क दिखेगा, क्योंकि बहुत पास पास में, और ये लूज फॉर्म में, और ये हमको कैसा दिखेगा, थोड़ा सा लाइट दिखेगा। तो जो यूक्रोमेटिन वाला रीजन है, वो कैसा दिखाई देता है, लाइट। कैसा दिखाई देता है, LIGHT, यानी कि उतना डार्क नहीं दिखाई देता, और हेटेरोक्रोमेटिन काफी डार्क दिखाई देता है। तो सिंपल बस इतना ही है कि डीएनए में कुछ रीजन जो ऐसे होते हैं जो लूज पड़े होते हैं, और कुछ काफी ज्यादा कंडेंस्ड हो जाते हैं। जो ज्यादा कंडेंस्ड होते हैं वो हेटेरोक्रोमेटिन होते हैं, क्योंकि वो जेनेटिकली एक्टिव नहीं होते। जब अपन उसको स्टेन करते हैं तो काफी डार्क दिखाई देते हैं। और जो हमारे यूक्रोमेटिन है वो लूजली पड़े होते हैं, वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, जेनेटिकली एक्टिव होते हैं, और उनका स्टेन एब्जॉर्ब करते हैं वो भी, लेकिन उतना डार्क नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो इतने कंडेंस्ड नहीं होते हैं। तो वही हमको यहां पर बताया गया है थोड़ी सी थ्योरी में, कि भैया क्या क्या यहां पर होता है, क्या क्या देखने को मिलता है। तो बोलता है कि जो यूक्रोमेटिन में हेटेरोक्रोमेटिन है, दिस टर्म वाज प्रपोज्ड बाय हिट्स। जेनेटिकली और ट्रांसक्रिप्शनली ये कैसा है, ऑलमोस्ट इनएक्टिव है। कैसा है, इनएक्टिव, मैंने भी तो ये बताया। डार्कली स्टेन है, काफी डार्क दिखा है, बिकॉज कंडेंस्ड पार्ट ऑफ क्रोमोनेमा ऑब्जर्व इन यूकैरियोटिक सेल ड्यूरिंग इंटरफेज एंड अर्ली प्रोफेज में ये दिखाई देता है, लोकेटेड नियर सेंट्रोमियर। और ये होता कहां है, सेंट्रोमियर के पास में। जैसे ये है, यहां पे सेंट्रोमियर है, तो इसके पास में दिखाई देगा ये, और टीलोमियर में भी दिखाई देगा एकदम टेल पे, और इंटरकैलेटेड यानी कि बीच में भी दिखाई देगा ये रीजन हमारे। ओके, नाउ द हेटेरोक्रोमेटिन इज 2 to 3 टाइम्स, जो 2 से 3 टाइम रिचर डीएनए होता है एट द यूक्रोमेटिन से। सो जो हेटेरोक्रोमेटिन है वहां पर काफी ज्यादा कंडेंस्ड है, तो बहुत ज्यादा डीएनए का अमाउंट वहां पर प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू यूक्रोमेटिन। और यूक्रोमेटिन में क्या बोलता है, यूक्रोमेटिन बोलता है भैया कि जेनेटिकली ये एक्टिव है, इसका एकदम अपोजिट, जेनेटिकली एक्टिव, लाइट स्टेन होगा, और रेप्लिकेशन काफी फास्ट होगा क्रोमोसोम का, विच आर इन नॉन कंडेंस्ड स्टेट, और ये उतना कंडेंस्ड स्टेट में नहीं होता है ना। कुछ ऐसे थोड़े से मैंने डिफरेंस
के लाए हैं आपके लिए। यूक्रोमेटिन इज लूजली पैक, ये लूजली पैक्ड होता है रीजन ऑफ द क्रोमेटिन, और ये कैसा होता है भैया, काफी डेंसली पैक्ड होता है, काफी कंडेंस्ड होता है। यूक्रोमेटिन स्टेन लाइटली, ये लाइट दिखता है, और हेटेरोक्रोमेटिन कैसा दिखता है, डार्क दिखता है। यूक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है क्रोमेटिन, और ये हेटेरोक्रोमेटिन जो होता है ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। क्लियर है यहां पे? तो आज हमने डीएनए पैकेजिंग देखा, प्रोकैरियोट्स में देखा, यूकैरियोट्स में देखा, और हमने यूक्रोमेटिन हेटेरोक्रोमेटिन भी देखा साथ साथ। क्लियर है? तो आप क्या करते हो भाई, इसको पढ़ते चलो, आप पढ़ते चलो इसको और ध्यान देते चलो, क्योंकि इसके बाद जो हम टॉपिक देखने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डीएनए रेप्लिकेशन, जो कि आपके लिए नया टॉपिक है कि किस तरीके से ये रेप्लिकेशन हो रहा है, क्या क्या यहां पर स्टेप्स हो रही है। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।